नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाई बीएस संदेला यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां एवं उनके अध्यक्ष। आज का अपना टॉपिक रहेगा संविधान सभा एवं उससे संबंधित समितियां। उससे संबंधित समितियों की बात करेंगे विद्यार्थियों, जिसमें सबसे पहले बात करने वाले हैं संघ संविधान समिति। इसकी बात करेंगे संघ संविधान समिति। और एक विद्यार्थियों एक समिति है संघ शक्ति समिति। विद्यार्थियों अगर बात करें इन दोनों समितियों के जो अध्यक्ष है वह है JL नेहरू। कौन है? JL नेहरू। JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों समितियों के क्या है विद्यार्थियों? अध्यक्ष है। इससे नेक्स्ट समितियों की बात करेंगे और नंबर 3 पे आएगी नंबर 3 पर अगर अपन समिति की बात करें तो यह आएगी विद्यार्थियों प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। अगली आएगी मौलिक अधिकार समिति और एक आएगी अल्पसंख्यक समिति। एक आएगी विद्यार्थियों मौलिक अधिकार समिति और एक आएगी अल्पसंख्यक समिति। विद्यार्थियों ये जो तीनों समितियां हैं इनके अध्यक्ष की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इन तीनों समितियों के क्या है? अध्यक्ष है। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी ये जाना जाता है। अगली जो समिति आएगी उसकी हम बात करेंगे और विद्यार्थियों अगली समिति आएगी नीति निर्देशक तत्व समिति। और नीति निर्देशक तत्व समिति के अगर अपन अध्यक्ष की बात करें तो वो रहेगा विद्यार्थियों तेज बहादुर सप्रू। कौन रहेगा? तेज बहादुर सप्रू रहेगा। तेज बहादुर सप्रू रहेगा इसका अध्यक्ष नीति निर्देशक तत्व समिति। और एक अगली जो समिति आएगी विद्यार्थियों, दो महत्वपूर्ण समितियां हैं, संचालन समिति आएगी और एक आएगी झंडा समिति। एक समिति का नाम है संचालन समिति और एक विद्यार्थियों है झंडा समिति। इन दोनों समितियों के अगर आपसे अध्यक्ष का नाम पूछे तो विद्यार्थियों अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
इसके अलावा एक आती है विद्यार्थियों न्यायालय समिति। कौन सी समिति आती है? न्यायालय समिति आती है। समिति नंबर 9। न्यायालय समिति की अगर अपन बात करना चाहिए तो विद्यार्थियों न्यायालय समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन है? CH वर्धा। CH वर्धा इसके क्या है? अध्यक्ष। इसके अलावा संविधान सभा में 2 उप समितियां भी थी। क्या थी? 2 उप समितियां थी। एक मौलिक अधिकार उप समिति और एक अल्पसंख्यक उप समिति थी। दो उप समितियां, 2 उप समितियां, 2 उप समितियां कौन कौन सी थी विद्यार्थियों? अगर उनकी बात करें तो एक उप समिति का नाम था मौलिक अधिकार उप समिति और एक समिति का नाम था अल्पसंख्यक उप समिति। विद्यार्थियों अगर अपन बात करें मौलिक अधिकार समिति है, इसका जो मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो वो है JB कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष की बात करें तो वो रहेगा विद्यार्थियों JB कृपलानी। कौन रहेगा? JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति का आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो विद्यार्थियों वो रहेगा HC मुखर्जी। HC मुखर्जी रहेगा। और इससे आगे अगर अपन बात करें कि संविधान सभा से संबंधित ये महत्वपूर्ण समितियां थी, अब बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। कुछ विद्वानों ने अलग अलग बातें कही है या संविधान सभा से संबंधित विद्वानों के कथन अपन कह सकते हैं। संविधान सभा से संबंधित विद्वानों के कथन, ये भी एक अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है विद्यार्थियों। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही है। जैसे अगर अपन सबसे पहले बात करना चाहिए विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा है, तो विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा को एक जाति का संगठन कहा है। क्या कहा है? एक जाति का संगठन। व्यक्ति का नाम है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। इसका कथन है कि क्या है? संविधान सभा एक जाति का संगठन है। ये बात कही है। किसने कही है विद्यार्थियों? विंस्टन चर्चिल ने ये बात कही है। अगला आता है जॉन साइमन, और जॉन साइमन ने कहा है कि संविधान सभा एक हिंदुओं का संगठन है। अगले व्यक्ति का नाम है विद्यार्थियों जॉन साइमन, और जॉन साइमन ने क्या कहा है कि संविधान सभा एक हिंदुओं का संगठन है। संविधान सभा किसका संगठन बताया है? हाँ, हिंदुओं का संगठन बताया है।
इसके अलावा अगर अपन बात करना चाहिए तो एक व्यक्ति का आता है ग्रीनवेल ऑस्टिन नाम है। व्यक्ति का नाम क्या है? हाँ, ग्रीनवेल ऑस्टिन। ग्रीनवेल ऑस्टिन नाम है, ग्रीनवेल ऑस्टिन। इनका जो कथन है उसकी अगर बात करें कि संविधान सभा एक कांग्रेस है तथा कांग्रेस ही क्या है? संविधान सभा है। इसने क्या कहा है? संविधान सभा एक कांग्रेस है तथा कांग्रेस ही संविधान सभा है। ये बात कही थी विद्यार्थियों, किसने कही थी? ग्रीनवेल ऑस्टिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रीनवेल ऑस्टिन का ये जो कथन है ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसका थोड़ा ध्यान देना आप। ग्रीनवेल ऑस्टिन ने क्या कहा है कि संविधान सभा एक कांग्रेस है और तथा कांग्रेस ही क्या है? संविधान सभा है। एक व्यक्ति आता है आइवर जेनिंग्स, और आइवर जेनिंग्स ने कहा कि संविधान सभा क्या है? बताओ देखें, आइवर जेनिंग ने क्या कहा संविधान सभा के बारे में? बताओ तो फटाफट। संविधान क्या है? आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा है? बताओ बताओ देखें, आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा है? संविधान एक उधार का तेल है, ऐसे कहा है। तो फिर चलो आगे ध्यान देना। आइवरी जेनिंग्स का कथन है संविधान एक उधार का थैला है। चलो विद्यार्थियों, इससे आगे हम बात करेंगे कि संविधान सभा से संबंधित विभिन्न क्या है? समितियां थी। और अगर अपन इनकी बात करें, अब बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों की बात करेंगे। संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। और अगर अपन बात करें, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे मूल संविधान में अनुसूचियों की बात करें तो 8 थी, तथा वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। तो बात करेंगे विद्यार्थियों, मूल संविधान में, मूल संविधान में
अनुसूचियां, मूल संविधान में अनुसूचियों की अगर बात करें तो इनकी संख्या थी 8 और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या अगर आपसे पूछे तो ये रहेगी विद्यार्थियों 12। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या पूछे तो 8। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, आगे अनुसूची नंबर 1। अनुसूची 1 की बात करेंगे। 1 में क्या लिखा हुआ है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुसूची 1 में क्या लिखा हुआ है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। विद्यार्थियों, संघ एवं राज्य क्षेत्र से तात्पर्य है कि भारत के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख है 1 में। तो केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य के नामों का उल्लेख कौन सी में? अनुसूची 65 में। इसमें भारत के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों, भारत के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। तो वर्तमान में भारत में अगर आपसे पूछे कि राज्य कितने हैं तो राज्य तो रहेंगे विद्यार्थियों 28, जबकि केंद्र शासित प्रदेश अगर आपसे पूछे तो वो रहेंगे 8। केंद्र शासित प्रदेश कितने रहेंगे? 8 रहेंगे, क्योंकि पहले क्या थे? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। और जम्मू कश्मीर एक राज्य था जिसे राज्य का दर्जा समाप्त करके इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, जम्मू कश्मीर व लद्दाख। तो राज्यों की संख्या क्या हो गई? कम। और इधर क्या किया? दादर नगर हवेली व दमन व द्वीप दोनों को मिलाकर 1 कर दिया और जम्मू कश्मीर के 2 क्या बना दिए? केंद्र शासित प्रदेश। तो इनकी संख्या रही कितनी? 8। तो अगर आपसे पूछे, मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर राज्य था, राज्य का दर्जा समाप्त करके इसे क्या बनाया? केंद्र शासित प्रदेश। तो इसके नाम का उल्लेख कहाँ किया गया? अनुसूची 1 में हुआ है। यदि राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेशों के अगर आपसे नाम पूछे जाए तो अनुसूची 1 में इनका उल्लेख मिलता है। अब बात करेंगे विद्यार्थियों अनुसूची 2। अनुसूची 2। अनुसूची 2 की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या है? संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन क्या आएगा? संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन। संवैधानिक पदाधिकारी का वेतन यानी जो पदाधिकारी संविधान के समक्ष, संविधान के सामने या संविधान पे हाथ रख के क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं कि मैं जनता
कि हमेशा भलाई करूंगा, जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करूंगा, राष्ट्र के बारे में कल्याणकारी कार्य करूंगा, ऐसा कुछ शपथ ली जाती। तो संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन जो संविधान को साक्षी मानकर क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। तो संवैधानिक पदाधिकारियों की अगर अपन बात करें, जैसे भारत का उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति की अगर अपन बात करें तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन प्राप्त न होकर उसे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन प्राप्त होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है, नहीं, उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, पदेन सभापति के रूप में मिलता है। जैसे इसमें क्या होता है, एक उपलब्धि आपने क्या कर ली, हासिल कर ली, तो दूसरी उपलब्धि अपने आप ही मिल रही है, तो वो होता है पदेन। यानी एक उपलब्धि आपने क्या कर ली, हासिल कर ली, यानी उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत कर क्या हो गई, विजय हो गए। अब जीतते ही तुरंत सीधा प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। जैसे वर्तमान में तुम्हारा भी तो टारगेट रहता है कि पहले क्या करेंगे, अच्छी तैयारी करके क्या लगेंगे, नौकरी, और फिर अपने आप ही क्या हो जाएगी, शादी। समझ पाए मेरी बात। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले शादी की तैयारी कर ले तो वो नौकरी लग जाएगा क्या, समझ पाए, तो वो पदेन नहीं बन पाएगा। और जो विद्यार्थी अच्छी मेहनत करके नौकरी लग गया तो उसकी शादी होना तय हो गई, ऐसे मान लो 100% उसकी क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी। तो वो एक उपलब्धि प्राप्त की और दूसरी अपने आप ही मिल गई, ये होता है पदेन। क्या होता है, पदेन। ध्यान देना, अनुसूची 2 की अगर अपन बात करें तो उप राष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में न प्राप्त होकर, उपराष्ट्रपति के रूप में न प्राप्त होकर राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है, पदेन सभापति के रूप में मिलता है। तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन न मिलकर राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में क्या मिलता है विद्यार्थियों, वेतन मिलता है। अगर आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति को वेतन, तो उपराष्ट्रपति को वेतन न मिलकर किसको मिलता है, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में इसे वेतन मिलता है। अब प्रधानमंत्री और राज्यपाल, इनको जो वेतन मिलता है उसे वेतन के नाम से संबोधित नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो भी वेतन मिलता है तो इनके लिए वेतन शब्द का प्रयोग नहीं होता है, परिलब्धियां प्रदान की जाती है, यानी परिलब्धियां शब्द का प्रयोग होता है। ऐसा नहीं कहते कि प्रधानमंत्री को वेतन मिलता है, राष्ट्रपति को वेतन मिलता है या राज्यपाल को वेतन मिलता है, ऐसे शब्द न लिखकर ऐसा लिखा जाता है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल को परिलब्धियां प्रदान की जाती है। परिलब्धियां कहते हैं, वेतन शब्द का प्रयोग नहीं होते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ एक बार कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन के लिए कौन से शब्द का प्रयोग होता है, परिलब्धियां। ठीक है, तो अगला अच्छा क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को परिलब्धियां
परिलब्धियां प्रदान की जाती है। परिलब्धियां होता वेतन ही है, परंतु वेतन शब्द इनके लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है। ऐसे संवैधानिक पदाधिकारी जिनको क्या मिलता है, जिनके वेतन का उल्लेख किसमें है, अनुसूची 2 में। कौन कौन से पदाधिकारी? ऐसे पदाधिकारी जिनके वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में मिलता है, 2 में मिलता है। देखो, अनुसूची 2 में मिलता है। एक तो लोकसभा, केंद्र में तो कौन है, लोकसभा, राज्य में विधानसभा। दोनों के क्या होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इनको वेतन मिलता है अनुसूची 2 के तहत, यानी 2 में इनके वेतन का उल्लेख है। एक हो गया राज्यसभा और एक राज्य में होती है विधान परिषद। इनके होते हैं सभापति व उपसभापति। इनको भी वेतन, इनके वेतन का उल्लेख भी किसमें मिलता है, अनुसूची 2 में मिलता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख भी अनुसूची 2 में मिलता है। सीएजी के वेतन का उल्लेख भी अनुसूची 2 में मिलता है, सीएजी। अब इसमें आप पूछे कि महान्यायवादी के वेतन, तो महान्यायवादी के वेतन का उल्लेख इसमें नहीं मिलता, किसमें, अनुसूची 2 में। महाधिवक्ता के वेतन का उल्लेख भी इसमें नहीं मिलता है। ध्यान देना, जिन जिन के वेतन का उल्लेख मिलता है उनकी बात करेंगे पुनः। देखो, एक तो क्या लोकसभा की बात हो रही है, एक तो लोकसभा प्लस विधान सभा, इन दोनों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, दोनों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं ना, ठीक है। लोकसभा प्लस विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को जो वेतन मिलता है उसका उल्लेख किसमें, अनुसूची 2 में। वेतन का उल्लेख एक होता है विद्यार्थियों राज्यसभा प्लस विधान परिषद। देखो, राज्यसभा तो केंद्र में हो गई और विधान परिषद राज्य में, और इन दोनों के क्या होते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है क्या, कोई नहीं होता है। राज्यसभा का क्या होता है, सभापति, और वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का सभापति व उप सभापति, इन दोनों के वेतन का क्या मिलता है, उल्लेख। अब अगर अपन बात करें विधान परिषद जिन राज्यों में है, उन राज्यों में भी क्या होता है, सभापति और उपसभापति होता है। इसके अलावा विद्यार्थियों अगर अपन बात करें उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय प्लस उच्च न्यायालय, इनके क्या होते हैं, न्यायाधीशों को वेतन का उल्लेख। इनका वेतन भी कहां से मिल रहा है विद्यार्थियों, अनुसूची 2 में इनके वेतन का भी क्या है, उल्लेख। एक है CAG, कंट्रोल ऑडिटर
जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और इनका उल्लेख है अनुच्छेद 148 से 151 तक। अनुच्छेद ये उल्लेख। अनुसूची 3 के तहत 3 में सीएजी के वेतन का उल्लेख मिलता है, 2 में अनुसूची 2 में वेतन का उल्लेख मिलता है। तो अनुसूची 2 में वेतन के उल्लेख की अगर अपन बात करें तो एक तो सबसे पहले तो अपने उपराष्ट्रपति की बात की थी। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति पद का मिलता है। एक राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो भी वेतन मिलता है उसे वेतन न कह के क्या कहते हैं, परिलब्धियों के नाम से जाना जाता है। एक लोकसभा और विधानसभा के सब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का वेतन है, उसका उल्लेख किसमें, अनुसूची 2 में। राज्यसभा व विधान परिषद के सभापति व उपसभापति के उल्लेख भी अनुसूची 2 में। उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का उल्लेख भी अनुसूची 2 में। इसके अलावा सीएजी के वेतन का उल्लेख भी अनुसूची 2 में मिलता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब इससे आगे बात करेंगे अनुसूची 3 की। अनुसूची 3, अनुसूची 3, अनुसूची 3 की अगर अपन बात करना चाहिए तो अनुसूची 3 में मिलता है संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ, यानी ये किससे संबंधित है, शपथ से संबंधित है। यानी इसके तहत क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। अब देखो शपथ की अगर अपन बात करें तो केंद्र में तो क्या होता है, केंद्र में क्या होती है, संसद, और राज्य में क्या होती है, विधानमंडल। ध्यान देना विद्यार्थियों, संसद के 2 अंग है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने सदन है, 2। संसद के सदन तो कितने हैं, 2, लोकसभा और राज्यसभा। और अंग कितने, 3 अंग होगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और सदन कितने, 2। कौन कौन से, इधर राज्यों में क्या होता है, विधानमंडल। ये तो बात हो रही है किसकी, केंद्र, और ये बात हो रही है किसकी, राज्य की। विधानमंडल के भी 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं। एक होता है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। समझ पाए मेरी बात। तो इनके जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार को शपथ, यदि संसद एवं विधानमंडल का कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहता है